हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 3 हमारे एचपीएससी के सब्जेक्टिव पेपर की सीरीज का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 25 से 30 और क्वेश्चन। हमने पार्ट 2 तक कम से कम 30 क्वेश्चन, हमने 30-35 क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लिए। अब इस वीडियो के अंदर भी हम 30 से 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन, जिससे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अप्रोक्सीमेट 60 से 65 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि एचपीएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉन्स हीट थ्योरम। ये नॉन्स हीट थ्योरम है, इसको आपको करना है कि एक्सप्लेन नॉन्स, एक नॉन्स थ्योरम भी है, एक नॉन्स हीट थ्योरम है, ये अलग वाली है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आती है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। तो नॉन्स हीट थ्योरम क्या कहती है? कहती है कि जब टेम्परेचर 0 को अप्रोच करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाती है। ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी हुई है, ये इसकी स्टेटमेंट है। इसको आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे वहां अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, हिंट की आपको लिखना क्या है इसके अंदर। लिखना आपको यही है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखोगे कि नॉन्स हीट थ्योरम होती क्या है, फिर उसको आप एक्सप्लेन करोगे, यानी कि इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह लिखोगे। उसके बाद है अगला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएगा पेपर में 90% चांस है इसका। सीपी और सीवी का रिलेशन की डेरिवेशन करना कई बार आ चुका है ये पेपर में, और मुझे लगता है कि इस बार भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीपी एंड सीवी की रिलेशनशिप की डेरिवेशन आपको करनी है। पहले क्यूपी लिखा जो डेल्टा एच होता है, क्यूवी लिखा जो डेल्टा यू होता है, एच और यू के बीच की रिलेशन आपको पता है, यू प्लस पीवी होता है। वहां से रिलेट करते हुए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। वैसे तो सीवी और सीवी की बहुत सारी रिलेशन होती है, पर ये वाली रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऐसे सिंपल क्वेश्चंस। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लो, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ तो सेम इलेक्ट्रोड दे रखी है ना, हो सकता है डिफरेंट इलेक्ट्रोड, यानी कि आपको ई नोट निकालना आना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए, ई सेल निकालना आना चाहिए आपको, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल दे दे उसकी वैल्यू या कंसंट्रेशन कुछ भी निकालना हो, इस टाइप का न्यूमेरिकल 100% आएगा पेपर में, तो आपको ये न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो आपको कैसे करना है अप्रोच? सबसे पहले जो भी दियोगे ना कैथोड, जैसे इसकी सेल क्या होती है, ये होता है एनोड साइड वाला, फिर होता है सोल्ट ब्रिज का साइन, ये होता है कैथोड। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपका सेल की। फिर आपको एनोड की रिएक्शन लिखनी है, फिर आपको कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, फिर उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन भी लिखनी है आपको, ताकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का आइडिया हो जाए आपको। फिर आपको इसमें वैल्यू पुट करते हुए इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि यही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, पर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका ली चैटलियर के ऊपर। इसमें एक रिएक्शन दी हुई होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम पे दी हुई होगी, उसमें कहेगा कि मैंने कुछ अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, तो अब बताओ रिएक्शन या इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम कोई भी चेंज करते हैं ना, तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगी जिस साइड वो चेंज क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में एक हल्की सी ट्रिक भी है, पहले हम बिना ट्रिक वाला देख लेते। जैसे कि आप CO2 को ऐड करते हैं, देखो CO2 को अगर मैं यहां ऐड किया तो क्या बढ़ गया दादा? प्रोडक्ट बढ़ गया। प्रोडक्ट बढ़ गया तो प्रोडक्ट कम किस साइड हो रहा है? रिएक्टेंट की साइड हो रहा है, तो रिएक्शन किस साइड जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इनमें से कोई ऐड करोगे तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाना ही जाना है। अब देखो यहां पर देखो इक्विलिब्रियम में आपको पता है ना, जब भी सॉलिड वगैरह ऐड करते हैं ना, इक्विलिब्रियम में सॉलिड की एक्सप्रेशन आती ही नहीं है, सिर्फ गैस या एक्वस आता है हमेशा इक्विलिब्रियम के अंदर, तो सॉलिड से नो चेंज आएगा। अगर ये सॉलिड की जगह कुछ और होता तो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा के इसको देख सकते थे। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको बोला है कि हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसेंट, किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, तो उसकी एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। फर्स्ट ऑर्डर की पूरी डेरिवेशन मैंने पहले ही कहा था आपको, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इसकी डेरिवेशन तीनों की हाफ लाइफ निकालना आना चाहिए, तीनों का पूरा रेट वाली इंटीग्रेटेड रेट लो आपको आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से घूम फिर कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आप कंपेयर कर लोगे अर्हेनियस के साथ। कंपेयर करोगे तो आपको देखो इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाए y इज इक्वल टू mx वेलोसिटी, स्लोप क्या हो गया माइनस ई ए बाई आर है, और इंटरसेप्ट क्या है ln a है। इसके साथ आपने कंपेयर किया, ये वैल्यूज आ गई,
यहां से आप ए निकाल लोगे और ए निकाल लोगे आप एंटी लॉग लगा के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो HI की प्लेटिनम के ऊपर तो पाई गई कि प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन HI, बट गोल्ड के ऊपर पाई गई कि इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रोपोर्शनल है तो फर्स्ट ऑर्डर है, इंडिपेंडेंट है तो जीरो ऑर्डर है, यही तो लिखना है आपको। बस इसको थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा कि अगर रेट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है इट मींस इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसकी रेट की एक्सप्रेशन लिख दिया, रेट का लो लिख दिया, इस तरीके से केमिकल रिएक्शन, ताकि ये क्वेश्चन अच्छा दिखे आपको बनाते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल है, एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, इसके आने के चांसेस थोड़े कम, बट आपको करना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है ये क्वेश्चन। क्या है, कोलिजन नंबर पूछा है, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, हो सकता है ये कुछ मिसप्रिंट हो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर सही भी हो सकता है 1 एटमोस्फेयर, ठीक है। और ये डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना, पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेनी है। 3R टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, M मोलर मास पता ही है आपको। उसके बाद मीन फ्री पाथ निकाल लेना, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लगाया, और जो आपका जो कोलिजन नंबर क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीन फ्री पाथ, यहाँ से आपका कोलिजन नंबर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये तीनों फॉर्मूले आपके सिलेबस में है तो आपको ये करने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल बनता है जिसमें तीनों चीजें यूज होंगी। हो सकता है कि सिंपल सा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपसे करवा ले, हो सकता है कि मीन फ्री पाथ निकलवा ले अकेला, तो ये अलग, इसमें अंदर सारी चीजें आ गई, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को इंक्लूड किया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्परफेक्शन ऑफ क्रिस्टल, ये आ चुका, मैंने पिछले पार्ट में भी करवाया था इस क्वेश्चन को। तो ये डिफेक्ट वाला टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, डिफेक्ट वाला, सारे डिफेक्ट लिखने हैं इसके अंदर, इम्परफेक्शन किस तरीके से शॉर्ट की, फ्रैंक कलर, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड। पहले तो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए जो कि एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड है। इससे क्या 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 होता है कि इस रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी यूनिवर्स की कांस्टेंट होती है, स्पॉन्टेनियस के लिए इंक्रीज या रिमेंस कांस्टेंट होती है, इरिवर्सिबल के लिए यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती रहती है। और एंट्रोपी की ये इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। मेरे को न्यूमेरिकल मिलेगा तो मैं अगले पार्ट में जरूर इंक्लूड करूंगा इसको, ये न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, अगर आप एप्लीकेशन की बात करोगे इसकी, तो इसमें जो बोलता है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये ना एप्लीकेबल टू ऑल हीट इंजन, जितने भी हीट इंजन है सब पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में इसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। फूड से हीट कैसे निकलती है वो सारा इसकी एप्लीकेशन होगी। तो एप्लीकेशन एसी के अंदर इसकी एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, वो मैंने इंक्लूड कर ली है। उसके बाद है एक हाफ लाइफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कि भाई हाफ लाइफ है किसी का 50 मिनट, हाफ लाइफ पीरियड डबल हो जाता है जब कंसंट्रेशन डबल करते हैं, तो यानी वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बस इसका ऑर्डर जीरो ऑर्डर निकल गया, पर आप पे निकालोगे कैसे कि कंसंट्रेशन के 1/n होता है, पहले मान लो 50 है तो दोबारा 100 हो गया, वो हाफ लाइफ कट जाएगा 1/2, और इस तरीके से एंटी लॉग लेके आप निकाल सकते हो। ऐसे करके दिखाओगे आप डेरिवेशन, मैंने तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के वे में बता दिया किस तरीके से निकालते हैं अपन, ठीक है। बट आप इसको करके दिखाओगे, इसका हाफ लाइफ पहले 50 लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर 100 लिखोगे, कंसंट्रेशन ए का ए रखोगे, ये कट हो जाएगा, जो भी बचेगा 1/n की पावर हो जाएगी, उसको एंटी लॉग लोगे, वहां से आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई हाई एंड लो क्वांटम यील्ड का रीजन। आपको पता है हाई क्वांटम यील्ड का रीजन चेन रिएक्शन वगैरह होती है, वहां पे हाई क्वांटम यील्ड आती है क्योंकि एक से प्रोडक्ट बनते रहते। लो क्वांटम यील्ड जहां पर डीके हो जाता है वहां पर लो क्वांटम यील्ड आती है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने ये इसके क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्टिव लगे वो मैंने करे हैं इंक्लूड, पर ऐसे क्वेश्चन आपको सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन है, सेम ही फॉर्मूला बेस्ड। जैसे ये वाला दे रखा है आपको Fe+2 से Fe+3 जा रखा है, मैंने कहा था ये एनोड होती है लेफ्ट साइड में, फिर ये सोल्ट ब्रिज का साइन होता है, फिर ये कैथोड की होगी। तो आपको एनोड की रिएक्शन Fe+2 से Fe+3 जा रहा है, फिर जो उसकी कैथोड की रिएक्शन Cr+6 से Cr+3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लगे, फिर इसको ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके आप ओवरऑल रिएक्शन लिख लोगे, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट आ जाएगा, वही चीज E सेल। पहले इसका ई नोट कैसे निकालोगे, इसका ई नोट क्या हो जाएगा, पहले ये जो सिंपल रिएक्शन लिखनी होती है ना, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन वाले का ऑक्सीडेशन जोड़ो, रिडक्शन वाले का रिडक्शन जोड़ो, या फिर रिडक्शन माइनस रिडक्शन करती है तो वो राइट माइनस लेफ्ट करना होता है, तो आप उस चक्कर में पढ़ना ही मत, सिंपल लिख के आना। उसके बाद है
सो दैट द हाफ लाइफ पीरियड इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। आपको हाफ लाइफ निकाल के दिखाना पड़ेगा, देखो यहाँ आ नहीं रही है वैल्यू, इसलिए इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी किसी ने इंक्लूड किया था, क्लैशियस क्लैपेरॉन की इक्वेशन की डेरिवेशन और इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, वो लिक्विड से वेपर, वेपर से सॉलिड, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सीपी की डेरिवेशन भी उसी के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स को आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट यही है थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद रेडियस रेशो रूल क्या होता है? रेडियस रेशो रूल क्या होता है? कैटायन बाई एनायन का रेशो होता है, उसे रेडियस रेशो कहते हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यू आप याद करते आ रहे हैं। तो इसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे पता चलती है? तो ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाता है, उससे पता चल जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है या क्यूबिकल है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसके बारे में लिखना है। इसका डेरिवेशन भी किसी की भी आ सकती है, आगे मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। राइट ए शॉर्ट नोट, ब्रैग्स लॉ का पहले आ ही गया था। हैशेस लॉ क्या होता है कि जितनी भी रिएक्शन होती है ना, उसको अगर स्टेप वाइज तोड़ देंगे ना अपन, तो उसका जो सम जो रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बैंड थ्योरी, वही कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर, ये सारी बैंड थ्योरी है, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन है कि थर्मोडायनेमिक हमें ये तो बता देती है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, फिजिबल है या नहीं है, बट थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बता पाती कि वो किस रेट से होगी और कितनी होगी। तो ये हमारी क्या है, और उसका मैकेनिज्म के बारे में कोई कमेंट नहीं करती है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमारी उसकी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या सारी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ जाए और हमें पता ही नहीं चले कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो वर्क डन वाला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दो ही पढ़ लेना बस, इसका कि किस तरीके से आपका वर्क डन का फॉर्मूला। तो इसका आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद भी ना रहे ना, आपको डेरिवेशन कर लिया करो डायरेक्ट। पर वर्क डन इक्वल टू माइनस पी डीवी होता है, पी उसके लिए, क्योंकि रिवर्सिबल केस के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल लगभग बराबर होते हैं, तो इंटरनल रख देंगे, वहां पर आइडियल रख देंगे, आइडियल यानी कि पी इक्वल टू एन आर टी वाई वी रख देंगे, फिर वी उधर चला जाएगा, डीवी वाई उसका लॉन्ग ले लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगी। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का फॉर्मूला रखो, आपको डेरिवेशन आनी चाहिए हर चीज की। इनका डेरिवेशन भी पेपर में आ सकती है। तो रियल गैस के लिए ये होता है, दोनों की वैल्यू सारी चीजें दी हुई है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करें थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट आपको आने चाहिए, मैंने इंक्लूड किया। काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट क्या थे, कोलिजन थ्योरी के पोस्टुलेट, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के पोस्टुलेट, और दोनों में डिफरेंस क्या है कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अंदर। ये चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो मेन डिफरेंस तो क्या, कोलिजन थ्योरी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे लगती है, बट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है ना वो सॉल्यूशन पर भी एप्लीकेबल है गैसेस के साथ साथ, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्वेश्चंस और कुछ हिंट आपके लिए इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं कि क्या लिखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा गैसेस स्टेट का, कि कॉज ऑफ डेविएशन मैंने स्ट्रेटजी बढ़ाई थी, उसमें भी इंक्लूड किया था। कॉज ऑफ डेविएशन आपको पढ़ के जाना है, सिर्फ दो ही पॉइंट है इसके कॉज के, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ना सारे के सारे पोस्टुलेट है ना, वो सारे के सारे पोस्टुलेट लग जाते हैं इसके ऊपर, बट सिर्फ और सिर्फ दो पोस्टुलेट है कि एक तो वॉल्यूम वाला, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, ये नहीं लगता है। क्योंकि जो आइडियल गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है और उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई नेग्लिजिबल होता है, बट रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों के बेसिस पर वॉल्यूम की करेक्शन करते हैं, प्रेशर की करेक्शन करते हैं, ये करेक्शन भी आपको आनी चाहिए। उसके बेसिस पर वैन डर वाल गैस हम इक्वेशन निकालते हैं, ये इक्वेशन की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जब प्रेशर हाई है या लो है, लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम हाई होगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, लो होगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से नेग्लेक्ट करके आप इसको जेड की वैल्यू निकाल लोगे। वो इक्वेशन करते हैं ना 1 + PV/RT ऐसे करके इक्वेशन आती है, जेड कैलकुलेट करेंगे, वहां से डेविएशन जेड 1 से कम आएगा या ज्यादा आएगा आपको पता लग जाएगा। ये चीजें आपको इसके अंदर दिखानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको पीएच निकालनी है, पीएच वाला कैसे। देखो ई सेल क्या होता है, ई कैलोमल, अब यहाँ पे ना सिर्फ राइट माइनस लेफ्ट कर रखा है, वही चीज है। कैलोमल और हाइड्रोजन सेल दे रखा है, तो इसमें कैलोमल का आपको दे ही रखा है कितना है, हाइड्रोजन सेल का आपको पता लगाना है। कैसे निकालोगे, यहां से आप हाइड्रोजन सेल का निकालोगे, फिर हाइड्रोजन सेल का बराबर रख दोगे E0 माइनस इसके इक्वेशन लिख के, इक्वेशन लिखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये H+2H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2,
और H2 का तो प्रेशर आ जाएगा, H प्लस का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये वैल्यूज पुट कर दोगे, ई नोट यहाँ पे 0 होता है, ये वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी एंट्रोपी जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो आपको पता ही है रैंडमनेस कम हो जाती है, तो इसलिए डिक्रीज होगी प्रॉपर एंट्रोपी। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते, देखो 0 केल्विन पर तो कोई रैंडमनेस नहीं होती है, एंट्रोपी लगभग 0 होती है, लगभग 0 तो नहीं होती एक्चुअली, क्रिस्टलाइन के पर 2 पॉइंट इंटरनल वाइब्रेशन की वजह से 2 पॉइंट समथिंग आती है, 5.9 पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, इतनी कुछ होती है। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यही कमेंट करना था, इसके ऊपर लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये मैंने कहा था ना कि डेरिवेशन आपको एटलीस्ट टेट्राहेड्रल की तो करके जानी है, कि ट्राइगोनल वॉइड के अंदर ये वॉइड बना के इसमें कोस थीटा लेकर √3/2 आएगा, जहां से ये वैल्यू निकलती है। इसी तरीके से इसके लिए ये टोटल 109 डिग्री का होता है टेट्राहेड्रल का एंगल, हाफ कितने का होगा, इतने का होगा, ये साइन थीटा लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 225। तो मैक्सिमम लिमिट भी अपन ने निकाल ली, मिनिमम लिमिट भी अपन ने निकाल ली, इसकी डेरिवेशन। जब पेपर टफ बनेगा तो ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। इजी बना तो नॉर्मल क्वेश्चन आ नहीं एनसीईआरटी वाले, वो आप करके बैठे ही हो। ठीक है, उसके बाद है कि जब आप HCl में डिप करते हैं, वाटर में डिप करते हैं, तो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हो आराम से। उसके बाद है कि स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका वेट इतना है, इसके अंदर डाल दिया, जिसका रेडियस क्या है, डिस्पर्स कर दिया, इसका रेडियस इतना है, हमें सरफेस एनर्जी निकालनी है, तो आप पहले सरफेस एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया जितने में तोड़ा उससे मल्टीप्लाई करके फिर वहां से सरफेस एनर्जी निकल जाएगी आपकी। तो इस तरीके से ना कुछ हमने लगभग 26 से 27 क्वेश्चन थे ये जो हमने, और अगर आप उसी कंसेप्ट के बेस पे सिमिलर क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने 30-35 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। टोटल अपने 60-70 क्वेश्चन ले लिए हैं फिजिकल के, जिसमें मोस्टली फिजिकल अपनी कवर हो जाएगी। अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाओगे तो मोस्टली फिजिकल आपके कवर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन यही आएंगे, पहले तो आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन करने हैं, वो करके आओगे ना, उसके बाद उससे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं ना वो इनमें से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इसी के ऊपर रह जाओगे और वो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस ना करो, फिर बोलोगे पेपर ही नहीं आया, ऐसा नहीं होना। आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उसको करने के बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, तब आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। हम दुआ करते हैं आपका पेपर अच्छा हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम आगे भी अभी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की 2 वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन का इसी हिंट के टाइप में सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।